हेलो बच्चों, आज क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत प्यारा सा टॉपिक लिए हैं और आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। परमाणु की संरचना आपको बता दें, ये क्लास 11th का पहला लेक्चर है। परमाणु की संरचना का ये जो सीरीज है, इसमें हम पहला लेक्चर आज कवर करेंगे और आज इसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि परमाणु का मतलब होता क्या है। जो बच्चे बेसिक क्लास में हैं, क्लास 9th में है, क्लास 11th में है, उनके लिए वरदान होगा। और जो बच्चे केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री उनको बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो मैं बता दूं ये बहुत बड़ा बेसिक का काम करेगा और उनको क्लास यहीं शुरू करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि परमाणु की संरचना वास्तव में होता कैसे है, और इन दिक्कतों के समाधान के लिए मैं बता दूं आपको, बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने, यानी बहुत भारी संख्या में वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग योगदान दिया था एक परमाणु की संरचना को क्लियर करने के लिए। ये बहुत बड़ा सस्पेंशन रहा है कि परमाणु की संरचना का मतलब क्या है, एक परमाणु का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। यहाँ पर परमाणु को हम समझेंगे, उसके संरचना से पहले हम समझेंगे परमाणु होता क्या है। तो परमाणु को समझाने के लिए सबसे पहले भारतीय संत एवं दार्शनिक जिनका नाम था महर्षि कणाद, उन्होंने परमाणु के लिए बताया। परमाणु एक प्रकार का कण बताया, यानी कि जो कण होता है, दैट मीन्स जो पार्टिकल होता है किसी सब्सटेंस के लिए, किसी पदार्थ के लिए, किसी द्रव के लिए, वो छोटा सा भाग होता है, जो सबसे छोटा हिस्सा है, उसे एक नाम दिया, उस शब्द को एक नाम दिया, उसको बोला कण। महान दार्शनिक हिंदुस्तान के जिनका नाम कणाद था, उन्होंने अपने नाम के हिसाब से परमाणु को एक छोटा सा भाग कहा किसी पदार्थ के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले आए थे कण शब्द को लेकर के, जिन्होंने कण की व्याख्या की थी, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। इन्होंने अपने नाम की कीर्ति फैलाने के लिए अपने नाम से ही एक टाइटल, अपने नाम का एक टाइटल दे दिया, कण। यानी पदार्थ का जो पदार्थ होता है वो कहीं न कहीं छोटे छोटे अवयव से मिलकर के बना होता है, और जो छोटा अवयव होता है उस अवयव का नाम कण होता है। इसको बताया था महर्षि कणाद ने, राइट। और जो सबसे छोटा कण बच्चों, वो होता है परमाणु। क्या होता है? परमाणु। और आपको बता दें, जो परमाणु शब्द है, इसके बारे में वैसे वैज्ञानिकों ने सहयोग तो किया था, लेकिन एक सिद्धांत आता है जिसे हम डाल्टन का सिद्धांत कहते हैं, और सबसे पहले परमाणु को समझाते हुए आए थे डाल्टन अपने सिद्धांत को लेकर के। दैट मीन्स वही से उनका नाम पड़ जाता है। तो हम कहते हैं डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु को बताया था। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ डाल्टन ने ही सब कुछ परमाणु में योगदान दिया था, नो। डाल्टन क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिंपल वे में एक थियरी को लाया था, एक थियरी को लागू किया था, और परमाणु को अविभाज्य होने का कण बताया था, अविभाजित होने वाला एक कण बताया था, राइट। परमाणु और परमाणु मिल करके बनाते हैं अणु। आपको पता भी होगा, जब हम परमाणुओं का ढेर करते हैं तो वो जो इकट्ठा होता है उसको हम अणु का नाम देते हैं। क्लियर? और अणु के बारे में बताया था एवोगैड्रो ने। किसने बताया था? एवोगैड्रो नामक, एवोगैड्रो होता है, एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि पदार्थ का जो छोटा सा कण होता है उसे हम अणु कहेंगे। लेकिन अणु में ध्यान रहे, अणु परमाणुओं का ढेर होता है, यानी अणु परमाणु से बड़ा होता है। और जब अणु इकट्ठा करेंगे तो अणुओं का ढेर कहलाता है पदार्थ। दैट मीन्स पदार्थ के बारे में कौन नहीं जानता, बेसिक क्लास में सब कुछ बताया जा चुका है। पदार्थ का मतलब क्या होता है? हम जो भी कुछ अपने आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो आयतन जिसमें हो, जो स्थान घेरे, दैट मीन्स ए कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लेइंग इन माई हैंड्स, जो कि मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का नाम दे रहे हैं, ये भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है। तो अब इसी को हम एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर कण को समझना है, परमाणु को समझना है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं इसको तोड़ना शुरू कर दूँ तो ये पहले तो टूटेगा। यस, जैसा कि मैं थोड़ा सा टुकड़ा करना चाहता हूँ, इतनी सी टुकड़ा हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको और तोड़ सकता हूँ। देख रहे हैं आप, आपके सामने एकदम फेस हो रहा है, ये टुकड़ा हो रहा है। फिर मैं चाहूँ तो इसको और तोड़ दूँ, देखिए ध्यान से, ये टुकड़ा हो रहा है। तो आप इसको लगातार तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, और जब आप तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं तो लास्ट में जो भी बचता है, दैट मीन्स एक
इसका पाउडर हो जाएगा और उस पाउडर में से एक हिस्सा, एक भाग, एक अवयव उसको आप उठाते हो तो वो होता है कण। क्या होता है? कण। तो जो कण है जो सबसे छोटा है, जिसका नाम पड़ा था परमाणु। क्या नाम पड़ा था? परमाणु। तो इस छोटे से हिस्से को सबसे पहले बताया था, किसने बताया था? महर्षि कणाद ने, और उसका नाम दिया था कण। सिंपल वे में जब वस्तुओं का नाम न हो तो वहाँ पर वैज्ञानिकों ने उन वस्तुओं का नामकरण बड़े हिसाब से किया। कुछ लोगों ने अपने नाम को ही वहाँ पे नाम दे दिया और कुछ लोगों ने कहीं न कहीं चीज़ों को किसी से रिलेट करके वहाँ पे नाम दे दिया। क्लियर? और इस कण को आगे बढ़ाते हुए, परमाणु को समझाते हुए सबसे पहले आए थे डाल्टन। अब मैं आपको एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ। लॉजिक वाली बात क्या है? जो महर्षि कणाद थे, इनके साथ साथ तमाम वैज्ञानिक जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, डेमोक्रिसियस, अनेक वैज्ञानिकों ने इनका सहयोग किया था एक कण को समझने के लिए, एक पदार्थ के सबसे छोटे भाग को कण कहने के लिए। अब बच्चों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मुख्यतः इंट्रोडक्शन तो हो जाता है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत होता है, सबसे पहले हेडिंग यही बनेगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। सबसे पहला हेडिंग क्या बनेगा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चलिए, तो सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त बात यही करनी है कि जब भी परमाणु की बात आती है तो समझिए आप डाल्टन की बात हो रही है। तो 1808 में इसका जो सन था 1808 था। 1808 में इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था और बड़े आराम से परमाणु को परिभाषित किया था। आइए आपको एक लाइन समझाते हैं इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने कुछ 4-5 लाइन बोली थी और ये बहुत ज़बरदस्त लाइन था और ये फेल क्यों हो गए वो भी बताते हैं। तो पहली लाइन में क्या बोला था कि द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य होने वाले कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। बहुत अच्छी लाइन है। जैसे मानो कि अमर हो जाएगा। द्रव्य जो होता है छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, राइट। यानी जैसे मैंने अभी चाक को तोड़ करके दिखाया कि चाक बना कैसे? छोटे छोटे कणों से बना है। तो उस कण को बताया था महर्षि कणाद ने, उस शब्द को बताया था। लेकिन जो परमाणु होता है कहीं न कहीं एक पदार्थ का, एक द्रव्य का छोटा सा हिस्सा होता है। भी सही बात है। तो बच्चों यहाँ पे जो पहली लाइन बोली थी बहुत कड़वा सच बोला था, लेकिन ये गलत क्यों हो गया? भी लॉजिक वाली बात है। चले, तो दूसरी बात क्या किया? दूसरा क्या है? एक तत्व के सभी परमाणुएं समान होती है। ओके। तीसरी बात इन्होंने बोला था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। चौथी बात बोली थी कि परमाणु द्रव्यमान का सबसे छोटा कण होता है। इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण ही है। द्रव्यमान का, एक पदार्थ में जो निहित मात्रा होती है, रियल क्वांटिटी होती है, हम द्रव्यमान कहते हैं। तो सबसे छोटा भाग जो होगा वो परमाणु होता है, राइट। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अभी तो आप सुने ही हो कि एक अणु का मतलब और एक परमाणु का मतलब। परमाणु हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती हैं क्योंकि वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। लेकिन अणु क्या होता है? स्वतंत्र होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पांचवा, समान तथा असमान परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ये गजब बात है। जैसे अणु का मतलब क्या होगा? अणु होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स बोल सकते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु को मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। तो वहाँ पर जब समान होगा, असमान होगा, तो वो मिलकर के हमेशा अणु ही बनाएगा। यानी कि कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, तो कार्बन एक अलग परमाणु, ऑक्सीजन एक अलग परमाणु, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। ऐसे ही हाइड्रोजन साथ मेथेन बन सकता है। तमाम प्रकार के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बन सकते हैं। तो जो भी बनेगा सब क्या बनेगा? अणु ही बनेगा, जिसका नाम बदलता है अणु। अणु को हम यौगिक भी कह सकते हैं। छठवीं बात क्या बोला? इसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इन्होंने इतनी 6 बातें, गजब की बातें कही। अब बात यह है कि आखिर में इतना सुंदर बात है तो इनका परमाणु सिद्धांत गलत क्यों हुआ? तो बच्चों ये बात है, इनका परमाणु सिद्धांत कुछ सालों तक चला, कुछ समय तक चला, लेकिन 19वीं सदी से 20वीं सदी, यानी 19वीं सदी के लास्ट, 20वीं सदी के प्रारंभ में तमाम प्रकार के वैज्ञानिकों ने डाल्टन के परमाणु व्यवस्था को
डाल्टन की इस कथन को रद्द करते हुए बात बताया था कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में परमाणु अविभाज्य कण नहीं होता, यानी परमाणु को अविभाज्य कण तथा उसको संरचना विहीन मानने से इनकार करते हुए ये स्वीकार कर लिया कि परमाणु में कुछ न कुछ कण पाए जाते हैं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने 20वीं सदी के लास्ट तक ऐसा क्लियर कर लिया और वहाँ पर इन्होंने कुछ कण को परमाणु में पाया, कुछ कण को खोज किया जिसका नाम बताया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करके क्रमशः। यानी ये ऐसे कण थे जो परमाणु को बनाते थे, अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था। सो यहाँ पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, जो 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, उसको वहाँ पे स्वीकृति करने से इनकार कर दिया गया और वहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत गलत हो गया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिकों ने जो फंडामेंटल पार्टिकल, दैट मीन्स जो परमाणु में कण मिले, जो परमाणु के भीतर कण का खोज किया गया, उसका नाम दिया था मूलभूत कण, अर्थात फंडामेंटल पार्टिकल। अब हम ये बात करेंगे कि जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, दैट मीन्स एक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन का होना, प्रोटॉन का होना, न्यूट्रॉन का होना, ये जो आप सुन चुके हैं, इसके पीछे क्या कहानी और कथा है, क्या इतिहास है, आखिर इलेक्ट्रॉन की खोज किस माध्यम से हुई थी, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, जो इस समय का फ्री चार्ज है, उसके बाद प्रोटॉन की आवश्यकता क्यों पड़ी, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होगा, इन सब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में मुख्यतः हमको यहाँ पर अध्ययन करनी है। यस, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे होता है, अर्थात डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मनन मंथन कैसे हुआ। क्लियर? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें और जो भी बातें स्पष्ट हुई पर कमेंट करो, बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। यस, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यस, चलिए, तो जैसा कि देख रहे हो, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मूलभूत कण, यानी परमाणु में पाए जाने वाले कण को मूलभूत कण कहा गया। इसे आप अस्थाई मूल कण भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 मूल कण है, अर्थात एक परमाणु जो होता है वो अब परमाणु नहीं रह गया, वो सबसे छोटा कण नहीं रह गया, उसमें भी छोटे कण होते हैं, जिनका नाम क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बातें, अब ये तीनों से मिलकर के परमाणु बनता है। क्लियर है? यस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो मात्रा दिया है, इसमें परमाणुओं में जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनके कुछ मात्राएं हैं, उनका प्रतीक क्या होगा, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा, सापेक्ष आवेश क्या होगा, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ कण दिया है, कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, ई पे माइनस, प्रोटॉन का क्या होता है, पी पे प्लस, न्यूट्रॉन का एन पे 0। यहाँ पे सबके पीछे कहीं के अपना लॉजिक है, ई पे माइनस ही क्यों होता है, पी पे प्लस ही क्यों होता है, एन पे 0 क्यों होता है। यहाँ पर द्रव्यमान को देखा जाए, द्रव्यमान को केजी में लिया गया है, ठीक है। तो द्रव्यमान में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 9.109 इंटू 10⁻³ kg, प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻27, न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? ओके। यहाँ पर 2 द्रव्यमान देख रहे हो आप, सेम है। यस, ये रियल है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो कहानी है प्रोटॉन के हिसाब से है। दैट मीन्स यूँ बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन द्रव्यमान लगभग क्या होता है, बराबर होता है। सापेक्ष द्रव्यमान की बात करते हैं, सापेक्ष का मतलब क्या होगा, 0.00005 करके दिया, 1.00727। ऐसे ही न्यूट्रॉन के लिए 1.00868। सापेक्ष आवेश माइनस का 1 प्लस का 1 0। तो इस प्रकार से ये क्लियर होता है कि वास्तव में कहीं न कहीं ये प्रूव कर भी दिया गया, कहीं न कहीं फंडामेंटल पार्टिकल है एक परमाणु। अब एक परमाणु में इन फंडामेंटल पार्टिकल की आवश्यकता पड़ी तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आया। यस, इट्स रियल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर धीरे धीरे प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया। अब इन तीनों की क्या कहानी है, वास्तविकता क्या है, आइए सबसे पहले हम एक हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज, या यूँ बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन की खोज कहीं न कहीं हुआ है, तो कैसे हुआ है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा है डिस्कवरी ऑफ
कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन की खोज, हेडिंग लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरणों का अध्ययन, इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन की खोज के साथ कैथोड किरणों का अध्ययन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज डायरेक्ट हुआ ही नहीं है, कहीं कहीं कैथोड किरणों की बातें हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के रूप में ही हुआ है। बच्चों, आपको बता दें कि ये बात तब की है जब माइकल फैराडे 1830 में, जिन्होंने पदार्थ को विद्युतीय प्रकृति का रूप बताया था, और उससे पहले भी गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने जब पदार्थों को यानी कुचालक पदार्थों को रगड़ करके आवेशित किया था, एबोनाइट की छड़, कांच की छड़, उन सबको रगड़ करके रेशम के धागे से आवेशन के बारे में समझाया था कि वास्तव में पदार्थ में कहीं कहीं विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से आखिर में वो चुंबकीय गुण आते कहाँ से हैं, वो विद्युत का नेचर आता कहाँ से है, तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन यानी कि सूक्ष्म कण के आदान और प्रदान से आते हैं। तो यहाँ पर वही बातें कह रहा है कि कैथोड किरणों का अध्ययन, सबसे पहले यहाँ एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विलियम क्रूक्स। उन्होंने कैथोड किरणों का अध्ययन किया था एक ट्यूब के माध्यम से, एक नली के माध्यम से, एक कांच की विसर्जन नलिका के माध्यम से। उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो सूक्ष्म कण होता है, वो गैसों से मिलकर बनने वाला है, यानी कि गैस के छोटे से हिस्से को वो नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो ये बात की बात है कि विलियम क्रूक्स के साथ, यानी कि 1879 में विलियम क्रूक्स ने एक गजब की बातें कही थी। 1879 में विलियम क्रूक्स ने गजब की बातें कही थी इलेक्ट्रॉन को लेकर के, लेकिन उनका साथ दिया था जूलियस प्लकर, और साथ ही साथ जिनका नाम आप अच्छी तरह जानते हो, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन 1897 में डायरेक्ट तो नहीं आए, लेकिन इन्होंने सहयोग किया था, और जो नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का वो जे थॉमसन नहीं दिया था, जिनका नाम आज अमर है, ईंटा पर नाचे। आप एक छोटा सा टाइटल सुने होंगे। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के साथ की खोज की बात आती है तो एक ट्रिक होता है, ईंटा पर नाचे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईंटा पर नाचे, यानी कि ई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन, टा से होता है टॉमसन, टा से होता है टॉमसन या थॉमसन बोलते हैं, प से प्रोटॉन, और रो से रदरफोर्ड। क्लियर? मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। नो से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो बच्चों, ये वैज्ञानिकों ने उस कण का नाम दिया था। हमें नहीं कह सकते, इन वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। एक अकेले योगदान से कुछ नहीं होने वाला है, यानी एक वैज्ञानिक अकेले मिलकर के इलेक्ट्रॉन की खोज कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तमाम वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को पकड़ते हुए अगले सिद्धांत को दी जाती है। यानी इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन की खोज में सबसे पहले पुराना सिद्धांत था माइकल फैराडे का, उसके पहले गिलबर्ट का, जब पदार्थों को विद्युतमय बताया गया था, यानी कि चुंबकीय गुण नेचर दिया था, चुंबकीय गुण होते हैं, विद्युत प्रकृति के होते हैं, तो उसको लेते हुए फिर आगे बढ़ाते हुए ऐसा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में गैसों का एक छोटा सा भाग होता है। यानी इसका अध्ययन गैसों के रूप में किया गया था, हाई वोल्टेज पर कम प्रेशर पर, यानी प्रेशर को घटा करके और बढ़ा करके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस दिए गए कथन से हमको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, एक लैबोरेटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा। आइए बताते हैं हमको क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं व्यवस्था में, इस व्यवस्था में सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने क्या किया, एक विसर्ज कांच की नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके इसको हाई वोल्टेज से जोड़ करके सील कर दिया, और यहाँ से एक छोटा सा साइड ट्यूब लगा दिया जिसको निर्वात पंप से जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्टेज ले सकते हैं, हाई वोल्टेज पर इन्होंने क्या किया, विद्युत का प्रवाह किया। तो इसमें कुछ भी विचलन या कुछ भी चमत्कार देखने को नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर को कर दिया गया 10⁻⁻² एटीएम, बढ़ा दिया गया, जैसे ही प्रेशर को बढ़ा दिया गया हाई वोल्टेज पर, इसमें गजब का एक प्रस्तुति देखने को मिली। यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ से ये गैस के कण कुछ ऐसे आगे की ओर जाते हुए सामने की
इलेक्ट्रोड पर टकरा रहे हैं, ऐसा इनका पाथ दिख रहा था। जैसे ही प्रेशर को कम कर दिया, ऐसा पाथ नज़र आने लगा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे यानी एक गैस है, गैस के छोटे छोटे जो कण हैं, ये एक रेशा बना रहे हैं, यह एक रास्ता बना रहे हैं, यह एक पाथ बना रहे हैं, और ये लगातार जा कर के सामने वाले दीवारों से टकरा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। और यहाँ पर इनको बोला गया, चूंकि इस इलेक्ट्रोड का नाम था कैथोड, इसका नाम क्या था? इसका नाम था कैथोड। क्या नाम था? कैथोड। सो इस किरण को बोला गया कैथोड किरण। क्या बोला गया? कैथोड किरण बोला गया। ये जो किरणें हैं कैथोड किरणें, क्योंकि कैथोड से होकर के जा रही हैं, तो कहाँ जा रही हैं सर? एनोड की ओर जा रही हैं। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। बात स्पष्ट है? यस। तो जब प्रेशर को 10⁻⁻² एटीएम तक बढ़ाया गया हाई वोल्टेज पर, तो यहाँ से कुछ गैस के मानों की ऐसे बाहर से देखने पर कुछ गैस के मानों के ऐसे रेसे जा रही हों और लगातार एक सीधी रेखा में चलते हुए नजर आए। यहाँ पर ये गजब का चमत्कार देखने को मिला। और साथ ही साथ जैसे ही प्रेशर को घटाया गया, तो इसमें एक अलग सा यानी कि निम्न दाब पर, जैसे ही प्रेशर घटाया गया, जैसे ही प्रेशर को निम्न दाब पर किया गया, जैसे ही प्रेशर घटाया गया, अर्थात जब प्रेशर को कर दिया गया 10⁻⁻4 एटीएम, जैसे ही प्रेशर को घटाया गया, वैसे ही ये निम्न दाब पर जो गैस की किरणें थी, ये यहाँ पर टकरा करके हरे रंग की, यानी कुछ विचलन, यानी कि कुछ चमत्कार, यानी कि कुछ स्फुरदीप्ति प्रदर्शित की। यहाँ पर कुछ चमक देखने को मिला। जब प्रेशर को निम्न कर दिया गया, तो ये किरणें जो जा रही हैं, ये किरणें निम्न दबाव पर जा रही हैं, निम्न दाब पर ये किरणें जा रही हैं, और यह निम्न दाब पर किरणें जा करके आगे से दीवारों पर, एनोड की दीवारों पर टकरा करके एक गजब सा एक फिल्म, एक गजब सा एक चमक, एक गजब सा एक लाइट, एक प्रकाश दिखा रहे हैं। यानी जैसे ही टक्कर, अब ये लगातार हो रहा है, जैसे ही प्रेशर हमने क्या कर दिया 10⁻² से 10⁻4 एटीएम कर दिया गया, उस पोजीशन में यहाँ पे स्फुरदीप्ति लगातार देखने को मिल रही है। यस। लेकिन जैसे ही प्रेशर को हटाया गया, फिर से यह स्फुरदीप्ति खत्म हो गई। क्लियर है? एक बार और समझिएगा। सबसे पहले 10,000 वोल्टेज पर हाई प्रेशर पर जब यहाँ पर क्या किया गया, जब यहाँ पर विद्युत का प्रवाह किया गया, तो यहाँ पर कोई भी विचलन या कोई भी घटना देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही पहला प्रेशर 10⁻² एटीएम पे किया गया, तो यहाँ पर बच्चों विलियम क्रूक्स ने बताया कि यहाँ पर एक गजब सा विचलन देखने को मिला। वह विचलन था कि मानो कि कैथोड से एनोड की ओर कुछ जादू हो रहा है, यानी कुछ चमत्कार हो रहा है, कुछ किरणें नजर आ रही हैं, किरण के समान। वो किरण है क्या? तो किरण थी गैस, यानी वो एक लाइन में, सीधी लाइन में लगातार जाते हुए नजर आई। अब यह किरणों में कुछ और अंतर देखा गया, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, विलियम क्रूक्स ने क्या किया, प्रेशर को घटाना और बढ़ाना शुरू कर दिया। उसी वोल्टेज पर जब प्रेशर उन्होंने क्या किया 10⁻⁻4 कर दिया, अर्थात एक कम कर दिया प्रेशर को, तो उस प्रेशर पर यहाँ पर एक गजब का, यानी यह है अधिक प्रेशर पर किरण और यह कम प्रेशर पर किरण। तो कम प्रेशर पर किरण इस दीवारों से टकरा करके एनोड की दीवारों से जैसे ही टकराई, यहाँ पर एक गजब सा चमक देखने को मिला, एक गजब सा रंगीन स्फुरदीप्ति देखने को मिला। यस। तो ये था अंतर, यानी किस पर? प्रेशर पर। क्लियर है? तो इतनी बातें बताई थी विलियम क्रूक्स ने, और साथ ही साथ जूलियस प्लकर और जे थॉमसन ने। स्पष्ट हुआ? यस। तो बच्चों इस प्रकार से इन जो गैस के रेशा हैं, और ये लास्ट में जे थॉमसन ने 1897 में, अब 1897 में जो जे थॉमसन की बातें हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस सिंपल सा कथन निकाला। थॉमसन, जे थॉमसन 1897 में उसी गैस, यानी जो गैस की किरणें हैं,
तो उन्होंने ये कहा कि गैस हो चाहे कुछ भी हो, वो कहीं न कहीं छोटे छोटे कणों से मिलकर ही तो बने हैं। यानी अगर ध्यान से देखा जाए, आप गणित की भाषा में भी जानते हो कि एक रेखा, ये रेखा होता है, और एक रेखा का सबसे छोटा भाग क्या होता है? बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है। यानी पॉइंट अगर रेखा को जूम करेंगे तो पॉइंट में जैसे मानो कि सब पॉइंट एक मिल करके एक गजब का कनेक्शन किया हो और एक गजब का रेखा बना रहा हो। तो रेखा का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो पॉइंट होता है। अर्थात यह जो गैस का किरण बना हुआ है, तो किरण किससे बना है? छोटे से पॉइंट से बना है। तो इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया था, जैसे थॉमसन ने उस पॉइंट का नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन। और तभी से इलेक्ट्रॉन नाम जाना गया। और ये पहला था, यहाँ पर मैंने माइनस लिखना चाहिए, ये पहला था। सो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो इसको बोला गया कैथोड किरण। और ये पहली बातें थी माइनस, यानी ये पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, इस पार्टिकल पे आवेश को माइनस किया गया और इसका प्रतीक ई पे माइनस से डिनोट किया गया। अर्थात इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ऐसा आप चाहो तो कह सकते हैं, माइनस की दीवारों से प्लस की ओर जाते हुए टकराती हैं, कैथोड से एनोड की ओर चल रही हैं। कैथोड किरण जा करके एनोड की दीवारों पर टकराती हैं, और जैसे ही टकराती हैं, इस टक्कर के बीच में ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, ये जो पूरी व्यवस्था हो रही है, ये बताया जा रहा है कि वास्तव में कुछ न कुछ जादू है, यानी कुछ न कुछ गैस के भीतर घटनाएं हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार बच्चों, एक गैसों के रूप में या यूँ बोल सकते हैं, एक कैथोड किरणों के रूप में, एक कैथोड किरणों के अध्ययन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और इस प्रकार ये पूरी व्यवस्थाएं स्पष्ट कराती हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, फ्री आवेश होता है। अब बात यह नहीं कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद मैटर फंस गया कि इलेक्ट्रॉन फ्री आवेश होता है और परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, ये भी बात स्पष्ट है। सो इसीलिए प्रोटॉन की भी आवश्यकता पड़ी। चलिए अब यहाँ पे हम ये जान जाएं कि वास्तव में कैथोड किरण जिनका उत्पत्ति हुआ, जो कि कैथोड से एनोड की ओर चले, तो सिंपली भी हम इनका कैथोड किरण नाम दे दिया गया। अब इन कैथोड किरणों की कुछ प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स कुछ गुण है, तो इन गुणों को हम समझेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे सामान्य निष्कर्ष लिख लें। चलिए, तो सामान्य निष्कर्ष जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है, वहाँ से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? जैसा कि मैंने बताया है कि अधिक वोल्टेज पर, उच्च वोल्टेज पर क्या करते हैं? विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो वहाँ पर कोई विचलन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा लिखा हुआ है कि प्रेशर को 10⁻² atm कर देने पर गैस विद्युत का चालक बन जाता है और यहाँ पर प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऐसा कर सकते हैं। तीसरा दिया है कि जब हम प्रेशर को और घटाते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद होता है और वहाँ पर स्फुर्दीप्ति देखने को मिलती है, चमक देखने को मिलता है। यस, तो इतनी बातें आप नोट करेंगे स्क्रीन से। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते बात करेंगे कि वास्तव में ये जो किरण है, दैट मीन्स कैथोड किरण, जो कि कैथोड से एनोड को जा रही है, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? कैथोड किरण दे दिया, माइनस वाला। अब वास्तव में कैथोड किरणों के गुण क्या होंगे, आइए आपको समझाते हैं। कम से कम 7 या 8 गुण हम देखेंगे। यहाँ पे गुण की कोई कमी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, तो यहाँ पे तमाम हम गुण देखेंगे। चलिए, तो आइए आपको समझाते हैं कुछ जनरल गुण, कुछ सामान्य गुण देखते हैं कैथोड किरणों के वास्तव में गुण कौन कौन से हैं। यस, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। यस, चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हो कैथोड किरणों के गुण, यानी कि जो कैथोड किरण है उसके गुण क्या है, जो कि कैथोड की दीवारों से एनोड की दीवारों पर जा रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे तमाम गुण देखने को मिला। सबसे पहला गजब का लाइन क्या बोला गया वैज्ञानिकों के माध्यम से? कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। तो आप जानते हो ये रेखा का रूप धारण कर रही है, तो एकदम सरल होगा, सीधा भी बोल सकते हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है, क्योंकि ये ऋण वाले टर्मिनल से होकर के प्लस वाले टर्मिनल को जा रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से होकर के धनात्मक इलेक्ट्रोड को जा रही है। सो यहाँ पर इसको ऋणात्मक नेचर मान दिया गया और इसीलिए इस पर इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश बोला गया। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। अब ये क्या है? क्षेत्र का मतलब होता है कि वहाँ पर उसका बल, आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करना। यानी जब एक कैथोड किरण एनोड की ओर जा रही है, तो एक माइनस को चाहिए क्या? प्लस वाला। तो यहाँ पर चाहे विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, अगर हम दोनों रखते हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने एक क्षेत्र रखा जो कि ये प्लस वाला है और यहाँ पर क्या रखा? माइनस वाला है, ऐसा कुछ।
तो अब ये जो कैथोड किरण है ये यहाँ न जाकर के यहाँ ऐसे मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी? इधर जो मैंने क्षेत्र रखा है इस प्लस क्षेत्र की ओर मुड़ जाएगी। अर्थात यूँ बोलें कि इनमें वो विचलन भी देखा गया। ये सीधा न जा करके अब टेढ़ा बन जाएगी, अर्थात ये लालच की ओर प्रवेश कर जाएगी। इसके आकर्षण से ज़्यादा इसका आकर्षण बढ़ जाता है, या यूँ बोल रहे हैं ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है इसकी अपेक्षा। तो ये किरण सीधा न जाकर क्या हो जाती है? टेढ़ा मुड़ जाती है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं बच्चों कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से हमेशा कैथोड किरणें प्रभावित होती है, अपनी दिशा को बदल लेती है। क्लियर? चौथी बात है क्या करा है, ये किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। ये तो मैंने पहले बता दिया है कि एक रेखा का जैसे छोटा सा हिस्सा होता है बिंदु, ठीक उसी प्रकार एक किरण अगर जाती है तो कहीं न कहीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और ये एकदम कड़वा सच है। पांचवा बात, कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ऊष्मा का उत्सर्जन बोल सकते हैं। यानी जब किरणें लगातार चलती हैं तो उनसे थोड़ा बहुत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यूं बोल रहे ऊष्मा बाहर निकलता है। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणों के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो एक्स किरणों की उत्पत्ति कैथोड किरणों से भी की जा सकती है। यानी कैथोड किरणें अपने गमन के दौरान कुछ मात्रा में एक्स किरणें भी उत्पन्न करती है। एक्स किरणों के साथ साथ तमाम किरणें हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इसके अलावा विजिबल रेज, तमाम प्रकार के रेज हैं जिनके बारे में धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करेंगे शायद इसी चैप्टर में। क्लियर है? सतवां की बात करते हैं तो सतवां प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड किरणें विसर्ग नलिका के बाहरी कांच पर तथा कुछ अन्य पदार्थ कह सकते हैं जैसे कि जिंक सल्फाइड जेडेनियस हो सकता है। चलिए सतवां देखते हैं। कह रहा कि कैथोड किरणें दैट मीन्स विसर्ग नलिका के बाहरी कांच पर तथा कुछ अन्य पदार्थ, यूँ बोलें कि जिंक सल्फाइड दैट मीन्स जेडेनियस, कैडमियम सल्फाइड सेडेयस बोल सकते हैं, आदि पर प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने क्या बोला था, प्रेशर को घटाना बढ़ाना, फिर वहाँ पे कुछ विचलन को देखना। तो यहाँ पे विसर्जन नलिका के साथ साथ उसके बाहरी कांचों पर कौन सा, अगर हम क्या लगाते हैं, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाते हैं, कैडमियम सल्फाइड का पर्दा लगाते हैं, परत लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? चमक देखने को मिलेगा। इनमें भेदन क्षमता ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इतना भी ज़्यादा नहीं कि हर प्लेट को प्रभावित कर दे, लेकिन यूँ बोल सकते हैं कि फोटोग्राफिकल प्लेट ज़्यादा प्रभावित होता है। फोटोग्राफिकल प्लेट जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कैथोड रेज जा रही है और आगे हमने क्या लगा दिया, ऐसे फोटोग्राफिकल प्लेट लगा दिया कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे इस पर टक्कर मारेगा, यानी कि ये जैसे किरण इस पर टक्कर मारेगा, यहाँ पर कुछ निशान लग जाएंगे, कुछ दाग और धब्बे लग जाएंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो ये किसका है? सपोज ये किसका है? जिंक सल्फाइड का ये पर्दा है, एक परत है। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये एल्युमिनियम जैसे पतली सी पन्नी को, परत को बड़े आराम से पार कर जाती है, इनकी भेदन क्षमता इतना ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ मोटी धातु की परत के द्वारा, मोटी धातु की प्लेटों के द्वारा इन्हें हम रोक सकते हैं। कैथोड किरणों के हम गति को, हम स्पीड को ब्रेक मार सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि आने वाले सेकेंड लेक्चर की इंतजार करें जिसमें हम बताने वाले हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन की क्या आवश्यकता है। यस, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, प्रोटॉन की बारी है। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट जरूर करें कि आज का लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। यस, तो लेते हैं ब्रेक आज के लेक्चर के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहली इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हमने फंडामेंटल पार्टिकल में एक पार्टिकल की खोज कर रखा। अब सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल की बारी है, विच इज प्रोटॉन। प्रोटॉन की आवश्यकता क्यों है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताते हैं। सो तब तक के लिए बने रहिए डीके स्टडी चैनल के साथ। यस।